नमस्कार, मैं हूं सौरभ द्विवेदी। आप देख रहे हैं दी लल्लनटॉप.com। 15 मई को कर्नाटक के नतीजे तो आ गए, मगर उस दिन ये तय नहीं हुआ कि सरकार किसकी बनेगी, क्योंकि जनादेश स्पष्ट नहीं था। एक दिन के इंतजार के बाद कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने संवैधानिक विशेषज्ञों से परामर्श करके सरकारिया कमीशन ने जो रिकमेंडेशंस की थी उन दलीलों का सहारा लेकर, या यूं कहें कि अपने पॉलिटिकल मास्टर्स की सुविधा के हिसाब से सबसे बड़े दल के नाते भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता येदियुरप्पा को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। बीती सुबह यानी कि 17 मई, कल 17 थी, 17 मई की सुबह येदियुरप्पा ने शपथ ली और 16 की ही रात को विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। यह भी अभूतपूर्व था। रात के 2-2:15 बजे रजिस्ट्रार पहुंचते हैं। जस्टिस सेकरी की नेतृत्व में 3 जजों की बेंच बैठती है। हालांकि बेंच ने यह कहा था कि हम कोई अभी तुरंत दखल नहीं देंगे, शपथ ग्रहण नहीं रुकवाएंगे, पर साथ में यह भी कहा था कि बाद में जो फैसला लेंगे वो बाध्यकारी होगा। और वो फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कर्नाटक के गवर्नर वजुभाई वाला का येदियुरप्पा को 15 दिनों में बहुमत साबित करने का जो फरमान है वो दुरुस्त नहीं है और उन्हें कल शाम तक अपना बहुमत साबित करना होगा। इसके अलावा फैसले का दूसरा जो अहम पहलू है वो ये है कि सबसे पहले विधायकों को शपथ दिलवाई जाएगी, जो कि रवायत है, क्योंकि उस शपथ के बिना वो विधायक ही नहीं है। सिर्फ निर्वाचन आयोग के प्रमाण पत्र से काम नहीं चलता है, तो एक प्रोटेम स्पीकर नियुक्त होगा जो सब विधायकों को शपथ दिलवाएगा और उसके बाद विधायक फ्लोर टेस्ट में वोट डालेंगे। येदियुरप्पा मुख्यमंत्री होने के नाते सदन का विश्वास हासिल करने के लिए अपना विश्वास प्रस्ताव पेश करेंगे, जिस पर वोटिंग होगी। तीसरा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस सेकरी के नेतृत्व वाली बेंच में यह है कि गवर्नर ने जो एंग्लो इंडियन समुदाय का एक विधायक नियुक्त किया है वो नियुक्ति दुरुस्त नहीं है, उसको अभी वैध ना माना जाए, यानी कि वो वोटिंग नहीं कर सकते हैं। ये 3 अहम फैसले हैं जिनके आलोक में आज का पूरा राजनीतिक घटनाक्रम होगा। आपको स्क्रीन पर अभिषेक मनु सिंघवी जो कांग्रेस की तरफ से पेश हो रहे थे लगातार सुप्रीम कोर्ट में, उनके बयान दिख रहे हैं। नया विधायक मनोनीत नहीं किया जा सकता और 18 की शाम तक, माफ कीजिएगा 19 तारीख की शाम तक विधानसभा में बहुमत सिद्ध करना होगा येदियुरप्पा को। और इसके साथ ही बहुत सारी खबरें भी आने लगी हैं। मसलन जो बीजेपी की तरफ से मोदी सरकार के मंत्री संकट मोचक के तौर पर बेंगलुरु रवाना किए गए थे 15 तारीख की शाम को ही, प्रकाश जावड़ेकर, उनका बयान आया है। उन्होंने ये भरोसा जताया है कि वो बहुमत साबित करने में सफल सिद्ध होंगे। येदियुरप्पा ने बात की, येदियुरप्पा ने भी यही बात कही है। और इन सब बातों के बीच वो सारी अफवाहें जो इस तरह की जमीन पर उर्वरा शक्ति पाती हैं वो सर पकड़ रही हैं, तेजी से बढ़ रही हैं। कोई कह रहा है कि 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। कांग्रेस के विधायक आनंद सिंह का बार बार जिक्र हो रहा है जो बेल्लारी वाले एरिया से जीत के आए हैं। गिनती चल रही, कई लोग कह रहे हैं कि हाँ, भले ही विधायक केरला में रिजॉर्ट में चले गए हों, बस में बैठ के चले गए हों 550 किलोमीटर का सफर तय करके, क्योंकि उनकी लिए जो चार्टर्ड प्लेन आना था उसको लैंड करने से इनकार कर दिया गया, परमिशन नहीं मिली, इस तरह के इल्जाम लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि लगातार संपर्क में है। कैसे हैं राम जाने, क्योंकि ये भी खबरें आ रही हैं कि इंटरनेट से और मोबाइल से विधायकों को दूर रखा जा रहा है। ये तमाशा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब 15 मई को नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी 104 के आंकड़े पर ठिठक गई, जबकि 224 में से 222 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। और उस लिहाज से, अंक गणित के लिहाज से, जो मैजिक नंबर है, जो बहुमत का नंबर है, वो 112 ठहरता है। और उस 112 के नंबर से भारतीय जनता पार्टी 8 सीटें पीछे थी। कांग्रेस और जेडीएस ने गठजोड़ कर लिया और दावा किया कि हमारे गठजोड़ के बाद अब हमारे 116 नंबर हैं और इसलिए हमारा दावा बनता है। लेकिन वजुभाई वाला जो गवर्नर है कर्नाटक के, उन्होंने इस बात को दुरुस्त नहीं माना। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बाद का गठबंधन है, ये स्थायी सरकार दे पाएगा नहीं दे पाएगा। नजीर दी गई 2004 की, जब एन धर्म सिंह को जेडीएस ने सपोर्ट दिया था और वो सरकार नहीं चल पाई थी, और उसके बाद जेडीएस की भी सरकार नहीं चल पाई थी। येदियुरप्पा का बयान जिसका मैंने जिक्र किया कि हम बहुमत साबित करेंगे। येदियुरप्पा जिन्होंने
शपथ लेते ही जो एक्शन में आए, तमाम आला प्रशासनिक अधिकारियों का, पुलिस अधिकारियों का तबादला किया। बहुत सारी अफवाहें थी कि पुलिस अधिकारियों का, इंटेलिजेंस के लोगों का इसलिए भी तबादला किया गया क्योंकि येदियुरप्पा और उनके सहकर्मी जो भी बातचीत कर रहे थे, वो बातचीत विपक्षियों को पता चल रही थी। किसी ने चलते चलते यह भी सुर्गा छोड़ा कि ये फोन टैपिंग जैसा कुछ था। हालांकि ये बहुत ही गंभीर इल्जाम है और सब लोगों को याद रखना चाहिए कि ऐसे ही एक इल्जाम के चलते रामकृष्ण हेगड़े को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी थी 80 के दशक के उत्तरार्ध में, और एसआर बोम्बई को अपनी कुर्सी सौंपनी पड़ी थी, कुर्सी जिस पर वो 1983 से काबिज थे। कभी रामकृष्ण हेगड़े के दुश्मन रहे, कभी रामकृष्ण हेगड़े की मौत पर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देने वाले देवेगौड़ा इस वक्त केंद्र बने हुए हैं, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के जो देश भर में फैले नेता हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं, वो सब एचडी कुमारस्वामी पे उतना एतबार नहीं कर रहे हैं जितना एचडी देवेगौड़ा पे कर रहे हैं। हालांकि कुमारस्वामी भी ये बात कह रहे हैं कि एक बार पिता को धोखा दे चुका हूं और बीजेपी के साथ गया हूं और उसकी वजह से हमारे सेकुलर क्रेडेंशियल्स पर सवाल उठने लगा है, इसलिए ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। ये कहने की बातें होती हैं। असल में चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल सेकुलर हो, सबका इकलौता मकसद येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करना है और उसके लिए जो भी जायज है वो किया जाएगा। साम दाम दंड भेद ये शब्द भर नहीं है, ये इन तीनों ही राजनीतिक पार्टियों की युक्ति का हिस्सा हैं। इसलिए जब आप सोशल मीडिया पर किसी के पक्ष में दलीलें दें तो याद रखें, दूध का धुला कोई भी नहीं है, इस हमाम में सब नंगे हैं। मुहावरा पुराना है लेकिन बिल्कुल माकूल है। मैं आपसे ये सब बातें कर रहा हूं और मुझे अपने पैदाइश के प्रदेश उत्तर प्रदेश की वो दोपहर याद आ रही, 22 अक्टूबर 1997, जब सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद राज्यपाल के फैसले को, रोमेश भंडारी उस वक्त राज्यपाल थे, उलट के ये कहा गया था कि सदन में ही फ्लोर टेस्ट होगा। सदन में फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ था। क्या हुआ था ये मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर आपको दिखाना चाहूंगा। सदन में रॉकेट चले थे। रॉकेट किस चीज के थे? वो रॉकेट माइक के थे। तमाम ऐसे विधायक जिनको आपने हमेशा अच्छी अच्छी बातें करते सुना होगा, देखा होगा, वो माइक लेके एक दूसरे को मार रहे थे। कोई बच रहा था, कोई डेस्क के नीचे छिप रहा था और इस पूरे महम के बीच ये अवैध घोषित कर दिया गया था। उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट में परेड हुई थी और वो सारा तमाशा चला था। देखिए साहब, ये देखिए घायल विधायक के श्रीनाथ त्रिपाठी विधानसभा अध्यक्ष मंच पर आते हैं और उसके बाद जूतम पैजार शुरू हो जाती है। माननीय विधायक छिपे हुए हैं। माननीय विधायक, ये देखिए, ये भारतीय लोकतंत्र का वो तमाशा है जो सिर्फ हमें इसलिए नजर में आ रहा है क्योंकि उस रोज वहां कैमरे लगे हुए थे। बाकी क्या होता है आपको पता ही है। जैसे ही सदन में बवाल शुरू होता है कैमरे ऑफ हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो संविधान की शपथ लेते हैं। ये वो लोग हैं जो माननीय कहलाते हैं। ये वो लोग हैं जो जब चलते हैं तो इनके आगे, इनकी गाड़ियों पर अशोक की लाट लगी होती है जिसके नीचे संस्कृत में खुदा होता है सत्यमेव जयते। ये भारतीय लोकतंत्र का वो सत्य है जिसे हम लोग 6वें दशक से देखते आ रहे हैं। जी, आजादी मिलने के महज 20 साल के भीतर हमने संख्या बल का तमाशा देखना शुरू कर दिया था। आपने हॉर्स ट्रेडिंग का जिक्र सुना। आपने बार बार आया राम गया राम मुहावरा भी सुना होगा। यह मुहावरा कैसे चलन में आया? गयालाल नाम के एक विधायक थे। हरियाणा में सरकार थी राव वीरेंद्र सिंह की। कभी वो राव वीरेंद्र के साथ होते, कभी विपक्षी खेमे में भगवत दयाल शर्मा की तरफ चले जाते और फिर 15 दिन में फिर लौट आते। ऐसे में चंडीगढ़ के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें भगवत दयाल शर्मा पर तंज कसते हुए राव वीरेंद्र सिंह ने, जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने बोला था कि गयालाल अब आया राम हो गए हैं। लेकिन जब गयालाल ने फिर से पाला पलटा तो वो आया राम से गया राम हो गए। इसको याद करिए। इसको भी याद करिए कि कैसे नेहरू, जो बार बार लोकतंत्र का जिक्र करते थे, बात करते थे, और उनकी बेटी जो उस वक्त कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष थी, उनकी संस्तुति पर दुनिया की पहली निर्वाचित कम्युनिस्ट सरकार, नमरूद्दीपाद की सरकार, इससे भी 10 वर्ष पहले 1959 में बर्खास्त कर दी गई थी। और फिरोज गांधी, नेहरू के जो दामाद थे, उन्होंने सदन में इसका विरोध किया था। और आगे चलते हैं।
याद करिए, इसी के बगल में आंध्र प्रदेश, तब तेलंगाना नहीं बना था, वहां पर ठाकुर रामलाल ने जो तमाशा किया था। एनटी रामाराव हार्ट सर्जरी के लिए गए हुए थे अमेरिका, पीछे से उनके मंत्री भास्कर को शपथ दिलवा दी गई थी, एक बागी गुट को। बाद में फ्लोर टेस्ट पूरा, आप सोचिए कि एनटी रामाराव व्हीलचेयर पर आगे, पीछे पीछे सैकड़ों की संख्या में विधायक, क्योंकि उनके पास तब भी सदन में बहुमत था, राष्ट्रपति भवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। फिर मजबूरी में कांग्रेस को अपनी खिसियाहट दूर करने के लिए ठाकुर रामलाल को वापस बुलाना पड़ा था, जो चर्चित मुख्यमंत्री रहे हिमाचल प्रदेश के, जिनसे सत्ता की बागडोर ली थी वीरभद्र सिंह ने, और शंकर दयाल शर्मा, वही शंकर दयाल शर्मा जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति रहे, उनको गवर्नर बनाकर भेजा गया था। तपासे को याद करिए, जो हरियाणा में थे, गवर्नर थे, और उन्होंने सबसे बड़ा दल होने के बावजूद चौधरी देवीलाल को सिर्फ ये भरोसा दिया था, 2 दिन का समय दीजिए, न्योता आपको ही मिलेगा। चौधरी देवीलाल इंतजार करते रह गए और अगली सुबह भजन लाल को शपथ दिलवा दी गई। हरियाणा वाले ये किस्सा बड़ा चटकारा लेके बताते हैं, ये भी बताते हैं कि उसके बाद चौधरी देवीलाल ने गवर्नर साहब के साथ क्या किया था, टेटुआ पकड़ के। बातें हैं, जनमानस में रहती हैं, अगर आप इनका डॉक्यूमेंट देखें कोई आधार नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में सबसे बड़े दल की दलील दे रही है। दलील तब कहां थी जब गोवा में मृदुला सिन्हा ने चुनाव के बाद बने गठबंधन को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। यह दलील तब कहां थी जब मणिपुर में भी ऐसा ही हुआ था। हालांकि मणिपुर को लेकर बहुत सारी दलीलें दी जाती हैं कि वोट शेयर ज्यादा था, ऐसा था, वैसा था, लेकिन सच्चाई यह है, मैं फिर कह रहा हूं, कोई भी राजनीतिक दल हो, सब अपने सुभीते से संविधान की व्याख्या करते हैं, क्योंकि संविधान गवर्नर की शक्तियों को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, जस्टिस सेखरी की बेंच ने भी आज यह साफ किया कि वजूभाई वाला का फैसला असंवैधानिक नहीं है। यह पूरी तरह से न्याय संगत। याद करिए, जब मई, जो महीना आज चल रहा है, इसी महीने में 22 बरस पहले 1996 को खंडित जनादेश के बाद शंकर दयाल शर्मा ने इसी परिपाटी का पालन करते हुए संविधान के विशेषज्ञों से परामर्श करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था, जबकि उनके पास जरूरी बल नहीं था। हालांकि तब एक दलील यह भी दी गई थी, एक तकरीर यह भी सामने आई थी कि चूंकि उस वक्त के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री रहे पीवी नरसिम्हा राव ने जनता दल के नेता चुने गए एचडी देवेगौड़ा को समर्थन की चिट्ठी समय से राष्ट्रपति भवन नहीं पहुंचाई थी, इसलिए शंकर दयाल शर्मा विवश थे। कहा तो यह भी गया था कि वाजपेयी अपने वरिष्ठ नेताओं से परामर्श करके राष्ट्रपति भवन की तरफ यह कहते हुए मुड़े थे कि मैं कह दूंगा कि मुझे सरकार नहीं बनानी। और तब प्रभास जोशी ने, जो दूसरी कार में सवार थे, अपने मित्र से कहा था, आप देखना वाजपेयी सरकार के लिए हामी भर के आ जाएंगे। 13 दिन की सरकार बनी, एक भावुक सा भाषण हुआ और उसके बाद सरकार गिर गई। अब यह देखना होगा कल भावुक सा भाषण होता है, सरकार गिरती है या बचती है। कई उदाहरण हैं, बूटा सिंह का उदाहरण बिहार में, सिप्ते रजी का उदाहरण झारखंड में, जहां पर राज्यपालों ने जो फैसले लिए, और मैंने रोमेश भंडारी के फैसले का तो जिक्र किया ही। और इन सब फैसलों में आखिरी में क्या याद रहता है? आखिरी में कर्नाटक का ही एक और पूर्व मुख्यमंत्री याद रहता है, मुख्यमंत्री जो बाद में जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, नेता जिसका नाम एसआर बोम्मई था। एसआर बोम्मई की सरकार को भी कांग्रेस के कार्यकाल में ऐसे ही बर्खास्त कर दिया गया था, और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया था, एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस का नाम है कि सरकार वैध है या नहीं, सरकार को सदन का बहुमत हासिल है या नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सदन में तय होगा। और ये 19 तारीख को, 19 मई 2018 को कर्नाटक के सदन में तय होगा कि येदियुरप्पा की सरकार, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने येदियुरप्पा की सरकार कायम रहेगी, उसको सदन में विश्वास हासिल है या नहीं, या फिर एचडी कुमारस्वामी को मौका मिलेगा। येदियुरप्पा ने बहुत राजनीतिक झंझावात देखे हैं इससे पहले। वो दशक जब उन्होंने एक लंबी पदयात्रा निकाली थी शिकारपुर, शिमोगा से शिकारपुर की, वो दौर जब वो युवा नेता थे और उनके पीछे दसियों हजार की भीड़ चला करती थी, वो दौर जब वीरेंद्र पाटिल को एयरपोर्ट पर खड़े खड़े राजीव गांधी ने बर्खास्त कर दिया था, और उस दिन ये तय हो गया था कि अब कांग्रेस को लिंगायतों का भरोसा हासिल करने में बहुत वक्त लगेगा। वो दौर जब इसी दिल्ली में एक गहमा गहमी से भरी हुई मीटिंग में
येदियुरप्पा मौजूद थे। उनको राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अरुण जेटली, वेंकैया नायडू मनाने की कोशिश कर रहे थे कि हम यूपीए की सरकार पर कोलगेट को लेकर और तमाम दूसरे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर घेरना चाहते हैं, लेकिन संतोष हेगड़े ने आपके खिलाफ जो रपट दाखिल की है उससे हमारी लड़ाई कमजोर होती है। और तब येदियुरप्पा ने पलटकर वेंकैया नायडू से कहा था, जिस राज्य से आप चुनकर आते हैं नायडू जी, जिन विधायकों ने आपको वोट दिया है, आप कभी पलटकर उनसे मिलने भी गए? आप मुझे सियासत समझा रहे हैं कर्नाटक की। और उसके बाद गरजते हुए जब वो उस कमरे से निकले तो एक डायलॉग मार के गए थे, याद रखिएगा कर्नाटक में येदियुरप्पा का विकल्प सिर्फ येदियुरप्पा है। याद रखा ये नरेंद्र मोदी ने। और जैसे ही उनको गोवा में भारतीय जनता पार्टी की इलेक्शन कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था उन नाराज नेताओं को खेमे में वापस लाना, जो आडवाणी की वजह से, राजनाथ सिंह की वजह से, नितिन गडकरी की वजह से या खुद अपनी वजहों से पार्टी छोड़कर चले गए। और इसीलिए जनवरी 2014 में येदियुरप्पा वापस आते हैं। उनको शिमोगा से, उनके गृह जनपद से चुनाव लड़वाया जाता है, वो जीतते हैं। लेकिन येदियुरप्पा की नजरें 2018 पे टिकी थी और इसीलिए उनसे कनिष्ठ नेताओं को मंत्री पद दिया गया, उनके वफादारों को मंत्री पद दिया गया। सदानंद गौड़ा को मंत्री पद दिया गया, जिनसे कभी वो बहुत खुश थे और फिर बहुत नाराज थे, और इसीलिए सदानंद गौड़ा को हटाकर जगदीश शेट्टार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा था, पार्टी आला कमान को। लेकिन येदियुरप्पा ने पद नहीं लिया क्योंकि उन्हें कर्नाटक के मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए थी। लेकिन कुर्सी सिर्फ हसरतों से हासिल नहीं होती, कुर्सी के लिए जनादेश चाहिए होता है, वो भी स्पष्ट, और वो किसी भी पार्टी को नहीं मिला है। बीजेपी के अपने तर्क हैं। बीजेपी कहती है हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, कांग्रेस कहती है हमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय वोट मिले हैं। सबकी दलीलें हैं। बीजेपी कहती है कि सत्ता पर हमारा हक है क्योंकि ये कांग्रेस के विरोध में जनादेश है और कांग्रेस बैकडोर से जनादेश का अपमान करना चाहती है। और कांग्रेस ये कहती है कि शठे शाठ्यम समाचरेत, यानी कि खल के साथ खलता का व्यवहार करने में, दुष्टता का व्यवहार करने में कोई हानि नहीं है। इसी नंबर गेम के चलते, इसी नंबर गेम के जरिए अमित शाह एंड कंपनी ने हमको बार बार लगातार मात दी है। चुनाव में जो नतीजे आए उनके बाद गठबंधन कायम किया और सरकार बनाई, हम भी तो वही कर रहे हैं, तो फिर हम दोषी कैसे हैं? याद रखिए, ये दोष का खेल, ये श्रेय का खेल लोकतंत्र में यूं ही चलता रहेगा जब तक हमारी और आपकी प्राथमिकताएं स्पष्ट नहीं होंगी, क्योंकि ये नेता, लोकतंत्र के ये कथित प्रहरी हमसे और आपसे संजीवनी और वैधता पाते हैं। संजीवनियों की कहानी, मरण की कहानी, जीवन की कहानी, लोकतंत्र की कहानी आपको लगातार सुनाता रहेगा thelalantop.com। पूरे दिन हम आपको इस मामले पर अपडेट देते रहेंगे और आपकी कीमती राय भी पढ़ते रहेंगे। बने रहिए लगातार हमारे साथ। शुक्रिया।